हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 60। तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कंप्लीट आंसर के साथ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ होठा यानी हैरान होठा बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार जो है वो क्या है, मुझे लूट रहा है। आपका भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव की पड़ी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो जो है निकाल दो। क्लियर है। ग्राहक, अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। गद्यांश में किसने कहा और किससे कहा, तो ये बात मुरली वाले ने कही विजय बाबू से। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार किसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो विजय बाबू के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुक दे तारक अनार के दाने। तो काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है, तो आकाश की सीमा को पाने की बात की गई है। काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे हैं, तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पराया शब्द का विलोम जो है पहचान कर लिखना है। तो पराया का विलोम क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, वह संज्ञा जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, और जिसके अंदर भाव होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपना, ठीक है। उसके बाद जो भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्य होती है। नीचे दिए गए शब्दों में द्वंद्व समास का उदाहरण देना है। तो इसमें आ जाएगा आपका ख दिन रात। नेक्स्ट देखिए, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत जमा ईस। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सब बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, तो ये आपको गद्यांश दिया गया है। अब लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था, तो क्यों लगता था, अब बच्चा है तो उसको जो अच्छी अच्छी चीज़ जो भी देगा वही बच्चों को अच्छा लगता है। तो क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था, तो इसलिए वो उसको अच्छा लगता था। गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव जो है वो क्यों था, तो लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव था क्योंकि रंग बिरंगी गोलियां उसको वहां से मिलती थी। उसके बाद गद्यांश में वह क्या है जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, तो वो क्या है, वो रंग बिरंगी गोलियां हैं। गद्यांश के अनुसार गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे, तो उसको बदलू काका कहकर बुलाते थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है वो बाँचते हैं। तो काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं, तो काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, तो वे जाते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश तक। काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है, तो पक्षी और बादल जो है वो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं। 4 है, काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, वो चिट्ठियाँ बाँचते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी, तो उसको सबसे अधिक चिढ़ जो है वो कांच की चूड़ियों से थी। नेक्स्ट देखिए,
बस की यात्रा पाठ में लेखक बस में कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो वो जा रहे थे पन्ना से सतना तक। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो कविता कौन सी है? ये है भगवान के डाकिए। अगला प्रश्न है सेकंड, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो वो सुगंध भेजती है। अगला प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, खंड ब। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो महात्मा शब्द का समास बताइए। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है। तो व्यापारिक मूल शब्द में प्रत्यय जो है कहाँ लगता है? पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। तो मूल शब्द इसमें व्यापार है और इक जो है प्रत्यय हो जाएगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखनी है, तो मिठास हो जाएगा। नीले फूल ले आओ वाक्य में विशेषण छांट कर लिखना है, तो नीले जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। एक देश की भाप जो है वो दूसरे देश में क्या बन जाता है? तो पानी और बारिश की बूंदें। पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं? अपने पंखों से। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? लला कहकर बुलाता था। बस की यात्रा पाठ में बस को देखते ही देखते लेखक के मन में कौन सा भाव जगा? तो श्रद्धा भाव। बस की यात्रा पाठ में लेखक के साथ कंपनी के कौन से अधिकारी जा रहे थे? तो हिस्सेदार जा रहे थे। प्रश्न 4, समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार भरे रहते हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ आधार पर लिखिए। तो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी व भ्रष्टाचार की, ठीक है, समाचार रहते हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर लिखिए। तो वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताइए कि बदलू के रोजगार छिन जाने की क्या वजह थी? तो इसमें आप लिख देंगे मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण जो है वो बदलू के रोजगार छिन जाने की वजह थी। इसी के आधार पर आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी एक जगह पर यात्रा करनी हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? किन्हीं 2 तैयारियों को लिखना है। तो बेटा आप इसको खुद से कर सकते हो कि अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिख सकते हो इसमें हम टिकट बुक करवाएंगे और सामान की पैकिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात इसमें लिख देनी है। 4th क्वेश्चन है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, बस की यात्रा पाठ में लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा कि बस कंपनी के हिस्सेदार जो है उसी बस में यात्रा करने के कारण यह जानते हुए कि बस के इंजन और टायर जो हैं वो जर्जर हैं, इसलिए लेखक ने ऐसी बात कही थी। अगला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक के कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं होने का क्या कारण है? तो लेखक कैसा है? लेखक आशावादी प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, और एक तरफ उन्होंने धोखा खाया तो दूसरी तरफ कई बार उन्हें लोगों ने मदद भी की है। मदद करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण वे निराश नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के प्रश्न आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखिए कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो आंसर रहेगा पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखिए कि बारिश के पानी का पूर्व रूप क्या है? यह कैसे बदल कर हमें मिलता है? तो आप इसमें लिख देंगे कि बारिश के पानी का पूर्व रूप क्या है? भाप है। ठीक है, और फिर ये हमें बारिश से भाप जो बारिश बन जाती है, बादल बन जाते हैं, भाप से क्या बन जाते हैं? बादल, और बादल जो है वो बारिश के रूप में हमें फिर पानी देते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता ये हो गया है। 3rd है, पक्षी और बादल एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। भगवान के डाकिए कविता के किन पंक्तियों से ऐसा आशय निकलता है? आंसर रहेगा पक्षी और बादल देश महादेश की सीमा से परे हैं, उनके लिए सीमाएं बंधन नहीं हैं, वे सभी के लिए समान व्यवहार रखते हैं।
अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कविता के आधार पर लिखिए कि डाकिये की क्या चुनौतियां हैं। तो डाकिया जो है किसी भी मौसम में हर प्रकार की चिट्ठियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज, वस्तुओं, मनी ऑर्डर आदि को सही पते पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ये उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है। उसके बाद देखिए, किसी एक विषय पर लगभग आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, जैसे मित्रता, विद्यालय का खेल दिवस, वृक्षारोपण के लाभ, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में इसमें से पत्र लिखना है। ठीक है। अपने क्षेत्र में जल जमाव की समस्या की शिकायत करते हुए स्थानीय नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, या आगामी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।